नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश इंडिया बोले में। मैं हूं रमेश भट्ट और आज बात करेंगे। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है जो हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने से रोकने वाला हो। सवाल यह है कि वो संदेश क्या देना चाहते थे। इससे पहले भी हाल फिलहाल में कई इस तरह के बयान आए कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। सवाल इस बात को लेकर है, ये सारे बयान सरकार की उस राष्ट्रीय नीति के से अलग है, जुदा है, जिसमें सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चलाया है। हमारे देश में कहा जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण हमारे लिए आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि भारत में गरीबी, अशिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, तमाम जो मुश्किलें हैं उसकी एक बड़ी वजह है बढ़ती हुई जनसंख्या। आप सोचिए, विश्व में अगर हम भूमि की भागीदारी की बात करें, हमारे पास 2.5% जमीन है, और जब हम वाटर रिसोर्सेस की बात करते हैं, जल की उपलब्धता की बात करते हैं, तो वो 4% है। और जब हम जनसंख्या की भागीदारी की बात करते हैं विश्व जनसंख्या में, वो 17.5% से ज्यादा चली जाती है। तो लिहाजा हमारे पास संसाधन कम है, और अगर इस तरह जनसंख्या बढ़ती रही, आने वाले समय में हालात विस्फोटक हो सकते हैं। और कोई भी राजनीतिक दल इस पर खुलकर बोलने से बचता है, वो डरता है, क्योंकि राजनीति में लाभ और हानि का हर कोई ध्यान रखता है। क्यों नहीं हमारे राजनीतिक दल फैसला करते कि बढ़ती हुई जनसंख्या के अपने नुकसान हैं, अगर फायदे हैं तो वो देश को बताने होंगे। इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान आज इस विशेष चर्चा पर मौजूद है। मेरे साथ प्रोफेसर शीबा असलम फहमी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी, वीएचपी से विजय शंकर तिवारी, प्रोफेसर संगीत रागी, और मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से शोभा ओझा। मैं आपको यह भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने इस विषय पे बोलने से साफ तौर पे इनकार कर दिया, इसलिए उनका कोई प्रवक्ता इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं है। लेकिन चूंकि ये देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए हमने इसे चुना इंडिया बोले में एक चर्चा के लिए। और मेरे साथ देश का नौजवान, जिसकी ताकत पर हम गर्व करते हैं। हम कहते हैं साहब 35% से कम 65% लोग इस देश में हैं, और हम दुनिया को वर्कफोर्स देंगे। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ 40 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र से आते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी आबादी आज भी अशिक्षित है, बेरोजगार है। इन चुनौतियों का हमारी लैंड स्विंग कर रही है साहब। आने वाले समय में लैंड होल्डिंग कम हो जाएगी, फूड सिक्योरिटी का चैलेंज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंज होगा, गरीबी का चैलेंज होगा। ये सारे मुद्दे आज जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान से फिर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मोहन भागवत ने हिंदुओं को भी नसीहत दी कि उन्हें किसने रोका है, वो भी जनसंख्या बढ़ाएं। हिंदू जनसंख्या दर घट रहा है, तो कोई कानून है क्या जिसमें कहा गया है हिंदुओं जनसंख्या घटाओ? ऐसा है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी लोगों की बढ़ रही तो आपकी क्यों नहीं बढ़ती? ये कोई व्यवस्था का प्रश्न थोड़ी है, ये समाज का वातावरण है। समाज में अपने हित का ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, अपने राष्ट्र के हित का ध्यान रखना, तीनों पर साथ चलने की प्रवृत्ति चाहिए। आगरा में आरएसएस ने आगरा, अलीगढ़ और बरेली मंडल के शिक्षकों की एक खास मीटिंग बुलाई थी। इसी बैठक में भागवत ने वो बयान दिया जिस पर सियासत गर्म हो गई। विपक्ष सवालों के तीर चला रहा है। मोहन भागवत जी हो या समस्त जो संघ परिवार है, ये देश को इन्हीं चीजों में उलझा के रखना चाहते हैं। आबादी को लेकर हिंदू संगठन पहले से ही ऐसी बयानबाजी करते रहे हैं। अब इसमें संघ प्रमुख का नाम भी जुड़ गया है। टीम न्यूज नेशन। तो सवाल ये उठता है, क्या जनसंख्या बढ़ाने को लेकर भी इस देश में प्रतिस्पर्धा होगी, वो भी धार्मिक आधार पर प्रतिस्पर्धा होगी? क्योंकि ये बयान किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं दिया है, ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है, और उनके बयान का एक वजन होता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं विजय शंकर तिवारी साहब? और इस तरह के बयान देने का क्या मतलब? ये तो सरकार की राष्ट्रीय नीति के खिलाफ है ये बयान। अभी आप माननीय मोहन भागवत जी को सुन रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये किसने कहा है कि हिंदू अपनी जनसंख्या घटाएं।
एक बात तो ये ध्यान में आ गई और बहुत स्पष्ट कहा है उन्होंने। और दूसरी बात उन्होंने एक ये कही कि अपने परिवार का, अपने समाज का ध्यान रखना ये हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। मुझे आप बताइए, अपने परिवार का, अपने समाज का, राष्ट्रीय हित का ध्यान क्या ज्यादा बच्चे पैदा करके रखा जा सकता है? रमेश जी, आप जीवित रहेंगे, आप शांतिपूर्वक रहेंगे, तब अपने जीवन के उन्नति अवस्था का ध्यान तब करेंगे। आप मुझे लग रहा है तर्क कर रहे हैं। मैं तर्क मांग रहा हूं आपसे। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ज्यादा बच्चे पैदा करके ही राष्ट्र हित का ध्यान हो सकता है? इसका जवाब दीजिए। ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए कहा किसने? उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को ये किसने कहा कि जनसंख्या यानी बच्चे कम पैदा करिए? रमेश शोभा ओझा जी, मैं आपका जवाब चाहता हूं। जितनी सामान्यता से मुझे समझा रहे हैं शंकर साहब, तिवारी साहब, क्या उतना ही आसान बयान है? इतना सीधा स्पष्ट बयान दिया मोहन भागवत साहब ने? उनका संदेश कुछ भी नहीं था इस बयान में। मोहन भागवत जी का ये पहली बार बयान नहीं आ रहा, या बीजेपी आरएसएस के तमाम नेताओं के बयान इस तरह के कोई पहली बार नहीं आए। इसके पहले भी ये कहा गया है। जहां तक ज्यादा बच्चा हिंदू समाज को पैदा करने की बात है, तो वो भी अपने आप में आरएसएस के एजेंडे को डिफाइन करता है। जहां आरएसएस का बेनी प्रसाद वर्मा थे और जायसवाल जी थे, दिग्विजय सिंह जी हैं, इनके भी एक बार जरा आप वक्तव्य देख लीजिए कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या कहा है। गिरिजा चौधरी, आप बेहतर बता सकते हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इतनी साधारणता कहा था, या आपको लगता है कि धार्मिक आधार पर एक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की होड़ चल चुकी है इस एज में, कि ताकि ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाई जाए? देखिए, दो चीजें हैं। उन्होंने जो अभी आपने प्ले किया, कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है देश में जिससे कि आप बच्चे पैदा नहीं कर पाए अगर आप चाहते हैं, पर सरकार की पॉलिसी तो है। बिल्कुल। और कानून में भी सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ये बहुत सख्त शब्दों में कहा है कि एक महिला को हक है वो डिसाइड करे उसकी शादी कब होगी, उसका बच्चा कब होगा, दूसरा बच्चा कब होगा, स्पेसिंग कितनी होगी, ये महिला का मौलिक हक है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था। तो जो मोहन भागवत जी ने कहा है, उससे चिंता होती है कि क्या देश की पॉलिसी जिसके ऊपर नेशनल कंसेंसस है उसके रिजर्वेशन, लेकिन मैम कंसेंसस है, लेकिन राजनीतिक दल डरते हैं इस तरह का बयान देने में। हम जानते हैं बढ़ती हुई पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले सामने में, लेकिन आपने देखा कोई भी राजनीतिक दल इसमें बोलने से डरता है, बचता है। बिल्कुल, ये इमरजेंसी के दौरान जो चीज हुई थी, फोर्स स्टेरिलाइजेशन हुए थे मिड 70s में, उसके बाद जो फैमिली प्लानिंग पॉलिसी है देश की, वो बिल्कुल बैक सीट पे चली गई। आप 5% पॉपुलेशन 35 के अंदर रहे। आपने तो जनसंख्या पे की इस प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, आपने अर्बनाइजेशन में काम किया हुआ है, आप बेहतर तरीके से इस देश को समझा सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का क्या मतलब होता है। देखिए, जनसंख्या की तुलना में हमारे देश में संसाधनों का कम होना और जनसंख्या में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप किस तरह से बेसिक इम्यूनिटीज पर प्रेशर पड़ेगा, राष्ट्रीय नीति क्या है, उससे अलग हटके अगर हम मोहन भागवत जी के इस तर्क को देखें कि हिंदू परिवार के लिए अगर ज्यादा बच्चे पैदा करें तो क्या फायदा होने वाला है। मैं आपको आंकड़े बताऊं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से, जो हिंदू परिवार में जिनके पास 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, वहां हेल्थ स्टेटस खराब है, बच्चों की न्यूट्रिशन स्टेटस खराब है, वहां पर उनकी जो आमदनी का पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो कम है, उनका हिंदू परिवार का कोई फायदा नहीं होने वाला है अगर वो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। विजय शंकर तिवारी को समझ में नहीं आता क्या? रमेश जी, आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। हाँ, आप बताइए, चाइना में दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? चाइना की है ना। तो चाइना उन्नत हुआ कि नहीं हुआ? चाइना को 2025 में भारत पार कर जाएगा। अगर जनसंख्या को उन्नति के साथ जोड़ते हैं तो चाइना के साथ उनको आप अपना प्रणा क्यों नहीं बनाते हैं? उन्नति का केवल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सबसे कामयाब प्रोग्राम है, ये नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने जनसंख्या को समस्या माना और फैमिली प्रोग्राम चलाया, और फैमिली प्लानिंग चाइना का ही सबसे असरदार प्रोग्राम है, ये नहीं भूलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे ज्यादा परेशान करने की बात है, वो ये है कि जो मोहन भागवत जी जैसे लोगों का जब बयान आता है और वो हिंदू शब्द इस्तेमाल करते हुए जब वो बात करते हैं, तो वो हिंदू वर्सेस ऑल कर देते हैं भारत के अंदर। प्रोफेसर संगीत रागी, इसको क्या एक सामान्य बयान मान लिया जाए, या आपको लगता है ये हिंदू मुस्लिम के बीच जो बच्चा पैदा करने की एक प्रतिस्पर्धा शुरू करने की बात है? यदि जनसंख्या बढ़ती है तो संसाधनों की कमी इस देश में होगी, लेकिन क्या यह समझाने की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं के लिए होनी चाहिए?
इस देश में फैमिली प्लानिंग को किसने विरोध किया है? और जो अभी पत्रकार महिला बैठी हुई हैं नीरजा जी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन यह कहना कि इसे नहीं बांटना चाहिए हिंदू और मुस्लिम में, इससे बड़ा बौद्धिक ढोंग हो नहीं सकता है। यदि ऐसी है तो माइनॉरिटी और मेजोरिटी का डिवीजन इस देश में क्यों होता है? क्या धर्म के आधार पर जनसंख्या का निर्धारण नहीं होता है क्या? क्या उसी आधार पर पॉलिसी नहीं बनती है क्या? एक तरफ आप माइनॉरिटी और मेजोरिटी करके और रिलीजन के आधार पर, एक मिनट सुन लीजिए, अरे आप सुन तो लीजिए, आप बकवास मत कीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं टोका था। जब मैं अपनी बात कर रहा हूं तो आप चुप रहें। इतनी सभ्यता का तो प्रदर्शन आप कर ही सकती हैं। हो गया। सवाल यह है कि सिर्फ 25% जिसकी आबादी बढ़ रही है, जो एवरेज पॉपुलेशन रेट है, वो वहां जब आबादी बढ़ती है तो कोई इस देश में क्यों नहीं बोलता? इस देश में फैमिली प्लानिंग को किसने मना किया है? इस देश में यूनिफॉर्म सिविल करने के किसने मना किया है? इस देश में 7-7 बच्चे कौन पैदा करते हैं? आपने कभी इस चीज को सोचा है? किसने विरोध किया? अरे यहाँ तो फैमिली प्लानिंग, यहाँ तो पोलियो के जब ड्रॉप्स दिए जाते हैं बच्चों को, तो मौलानाओं की तरफ से और मदरसों की तरफ से ये कहा जाता है कि इससे नपुंसकता बढ़ेगी, इसलिए पोलियो ड्रॉप्स नहीं दिए जाते हैं। आज तक किसी ने विरोध किया इसका? इसलिए हम शिक्षा दे सकते हैं। मैं पल्स पोलियो प्रोग्राम से जुड़ी हुई हूँ, मैं हम लोगों ने ही मुस्लिम क्षेत्रों में पल्स पोलियो करवाया है। अरे आप किस दुनिया में? अरे आप ये नेहरू जी को समझा देना इसे। प्रोफेसर रागी, इतनी बड़े सेकुलर के आप बड़े प्रोफेसर रागी, मुझे कुछ पलों के लिए आप रुकना, मैं आ रहा हूँ मैडम, फैमिली में आ रहा हूँ। नीरजा जी आप जवाब दीजिए, आपसे सवाल था, आप जवाब दीजिए। प्रोफेसर कुंडू मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन क्या ये सभ्यता है कि क्योंकि एक धार्मिक तबके की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो ज्यादा है, या वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है, इसलिए साहब हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज्यादा होनी चाहिए? क्या ये तर्क से सहमत हुआ जा सकता है? एक दूसरी तस्वीर भी है बढ़ी हुई आबादी की, और वो ये है कि हमारे पास बड़े पैमाने पे यंग इंडिया मौजूद है। हम कह रहे हैं हम दुनिया को लेबर फोर्स सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट एक फिर चुनौती हमारे सामने है। लेकिन नीरजा जी, जो प्रोफेसर रागी ने जो बात उठाई, उन्होंने कहा साहब ये एक तरह का ढोंग है, जो बातें आप कह रहे हैं इसमें कोई लॉजिक नहीं है। मैं चाहता हूं आप उनको जवाब दीजिए। देखिए, मैं बहुत विनम्र रूप से प्रोफेसर साहब को जवाब देना चाहती हूँ। वो जो कह रहे हैं, उनकी चिंता जो है वो इससे आती है कि 2011 का जो सेंसस था उसमें मुस्लिम आबादी में इंक्रीज वेरी मॉडरेट 0.8% दिखाया गया। हिंदू आबादी जो घटी वो 0.7% घटी। उससे एक हलचल मच गई कि हिंदू कम हो रहा है, ओवरऑल मुस्लिम बढ़ रहा है। माफ कीजिएगा नीरजा जी, जो लॉ ऑफ एवरेज है उसमें आपने नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के आंकड़े आपने नहीं ध्यान में दिया है। दोनों के बीच का जो गैप होता है वो 2.5% के आसपास का होता है, और ये वो आंकड़े हैं जो आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आसाम और यदि पश्चिम बंगाल के अंदर आप ले लेंगे तब आपको हकीकत पता लग जाएगा कि रेट ऑफ जो ग्रोथ है उनका मुसलमानों का कितना बड़ा है। और ये जो कमी आई है, नहीं आपने, यदि आपने देखा होता, मैंने कंप्लीट नहीं किया था अपना आर्गुमेंट था। मैं जो कहना चाहती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी जो कारण है वो इकोनॉमिक और सोशल ज्यादा है, रिलीजियस नहीं है। नहीं तो केरला जैसे प्रदेश में क्यों आबादी घटी है? वहाँ तो मुसलमान की तादाद बहुत ज्यादा है। ऐसा है, जब एजुकेशन इकोनॉमिक बेनिफिट होता है तब घटता है। मैंने इसीलिए कहा था कि ये बौद्धिक ढोंग है। मैंने एक तरफ से सहमत हूँ जिन राज्यों का बात प्रोफेसर रागी ने की, क्योंकि आप जानते हैं वहां जो मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एस्टिमेटेड जो पॉपुलेशन ग्रोथ है मुस्लिमों की वो हिंदुओं से बहुत ज्यादा होगी आने वाले समय में, उसके पीछे कोई भी कारण हो। बट सर, उसको ये आधार माना जाए कि हिंदू भी ज्यादा बच्चा पैदा करे, क्या इस तर्क से आप सहमत हो सकते हैं? आप तो काम कर रहे हैं सर, प्रोफेसर कुंडू। निश्चित रूप से सही है कि मुस्लिम्स में जो फर्टिलिटी रेट है 90 के दशक में भी अधिक था, अभी भी अधिक है, और अगर आप शेड्यूल ट्राइब से भी कंपेयर करें तो मुस्लिम का फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ट्रेंड को देखें, पिछले 15 साल के ट्रेंड को देखें, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि देयर इज अ ट्रेंड टुवर्ड्स कन्वर्जेंस। जो गैप जो था टोटल फर्टिलिटी रेट में 1.2 था 90 के दशक में, अभी घट के
0.4 हो गया है। मेरे कुछ साथी यहाँ पर सवाल करना चाहते हैं, उसके बाद तिवारी साहब आप जवाब दे दीजिएगा। कुछ साथी भाई सवाल करना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ नजर आती है कि 1931 में जब जनसंख्या शुरू हुई तब हम जातिगत आधारित जनसंख्या नहीं करते थे, गणना नहीं करते थे। 2011 में हुई, 2014 में उसका सर्वे आता है, उसके बाद फौज को बढ़ाने का जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो मुझे तो ऐसा नजर आता है कि राजनीतिक पार्टियां फिर से नेहरू और जिन्ना पैदा करना चाहती हैं। मैं तो ये समझता हूँ, और तिवारी जी से मैं विचार भी चाहूंगा इसमें। ओके, मैं आता हूँ प्रोफेसर रागी, आप जवाब दीजिएगा, आपके पास पूरा मौका होगा। वहाँ मेरा तो एक सवाल है वैसे कि हम मतलब यहाँ पर विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये बात मतलब कहाँ से आती है कि मतलब हिंदू की इतनी जनसंख्या होनी चाहिए, मुस्लिम की इतनी जनसंख्या? सर, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा जी से कि एक तरफ जहाँ पे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी 10 बच्चे पैदा करने की बात करते हैं तो उसका एक इश्यू बना दिया जाता है, लेकिन वहीं आरएसएस हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करती हुई आई है कि समान नागरिक अधिकार होना चाहिए, सभी के बच्चे, जितने मुसलमान बच्चे पैदा करें उतने ही हिंदू बने। तो उस चीज के लिए कांग्रेस पार्टी और सभी बुद्धिजीवी खुलकर उसका समर्थन किया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि भारत आज के दिन में किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, और अगर जनसंख्या इसी अनुपात में बढ़ी तो आने वाले समय में उसके सामने कौन सी चुनौतियां होंगी। देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो हमारी प्रगति पर सवाल उठा रहे हैं। मसलन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर है। भारत में 15.2% आबादी कुपोषण का शिकार है। यहाँ करीब 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। इन समस्याओं की बड़ी वजह है हमारी बढ़ती आबादी। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ा करके बाहर भेजने को करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है। अगर किसी भी फैमिली में मेंबर्स ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली इनकम ज्यादा होनी चाहिए, तो ज्यादा सर्विस देनी पड़ेगी लोगों को, सिविल सर्विस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा जो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। सपोर्ट एक आंकड़े के मुताबिक भारत में निरक्षरों की आबादी इंडोनेशिया की जनसंख्या से ज्यादा है। भारत में अनपढ़ों की तादाद 28 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में जनसंख्या के खिलाफ जंग लड़ने की जरूरत है, लेकिन जनसंख्या को धार्मिक विवाद से जोड़ा जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या का कोई धार्मिक विवाद नहीं होना चाहिए। देखिए, धर्म के बेसिस पे तो पहले एक पॉलिटिक्स खेलनी नहीं चाहिए। जनसंख्या की समस्या बड़ी है, जरूरत मिलजुल कर कदम उठाने की है, लेकिन क्या सियासतदान ऐसा होने देंगे? टीम न्यूज नेशन। प्रोफेसर रागी, मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि साहब जो मोहन भागवत साहब ने कहा उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, लेकिन एक जो बुनियादी सवाल उठा कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती है, अगर उसको धार्मिक आधार से छोड़ दे हम, सर हमारे सामने आने वाले समय में चैलेंजेस तो होंगे। हमें उनके लिए एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, हेल्थ का देना होगा, हमें उन्हें बुनियादी ढांचा देना होगा, हाउसिंग की प्रॉब्लम खड़ी होगी, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम खड़ी होगी। क्या हम इस सब को फेस कर पाएंगे सर? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस पूरी समस्या के दो पक्ष हैं। एक जिसे मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि जनसंख्या यदि बढ़ती है तो संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। उसका आर्थिक पक्ष अलग है, उसके एजुकेशन पे और अन्य संसाधनों पर उसके बहुत बुरे प्रभाव पड़ेंगे, ये उसका एक अगला एक पक्ष है। दूसरा, मैंने राजनीतिक पक्ष पर बात की थी और तब मैंने कहा था कि यह बौद्धिक ढकोसला और डोंग है, क्योंकि आप जब नीतियां निर्धारण करते हैं तो हिंदू और मुस्लिम में विभाजित करके देखते हैं। इलेक्शन की जब बात आती है तो देखते हैं कि कितना परसेंट हिंदू है, कितना परसेंट मुस्लिम है। कोई भी दुनिया में कोई भी मेजोरिटी कम्युनिटी अपने आप को माइनॉरिटी में रिड्यूस होते हुए नहीं देखना चाहती है। हमको ये प्रश्न करना पड़ेगा, क्या 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 विवेकानंद जी भी कॉमनल थे जब इन्होंने कहा था कि एक भी व्यक्ति जो हिंदू समुदाय से बाहर जा रहा है वो हिंदू समुदाय का एक दुश्मन खड़ा हो रहा है? क्या वह भी कॉमनल थे? हमने इस देश का जो विभाजन देखा है वह जनसंख्या के आधार पर देखा है। आप ये बार-बार हिंदू समुदाय क्या कह रहे हैं? आप ये बार-बार हिंदू समुदाय क्या कह रहे हैं? अब जब ये आप हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर 125 करोड़ लोगों की बातें करते हैं, अब बार-बार हिंदू समुदाय ये क्या है? मैं सुनिए, देखिए, मुझे प्राइम मिनिस्टर के बयान पे मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं आपसे ही ये प्रश्न कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा मुस्लिम कंसेंट्रेशन जो है वो शहरों के अंदर है, वहां पर एम्यूनिटी सबसे ज्यादा है, स्कूल का एम्यूनिटीज, आपको हेल्थ एम्यूनिटी, जिसके बावजूद भी कुपोषण दर वहां पर क्यों है? वहां फिर इतने ज्यादा बच्चे क्यों पैदा होते हैं?
क्यों ऐसी चीजें घटित हो रही हैं शहरों के अंदर? उनको तो सिविक इम्यूनिटी सबसे ज्यादा एक्सपोज। प्रोफेसर रागी, आपके इस बात से प्रोफेसर रागी कर रहे हैं प्रोफेसर रागी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात शुरू से हम कर रहे हैं, तब कोई नहीं क्यों नहीं आता है? तो साहब आप बनाने की बात कर रहे हैं प्रोफेसर रागी। एक मिनट प्रोफेसर कुंडू, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का इवोल्यूशन भी आपने किया है, आप मुझे बताइए सच क्या है, जो प्रोफेसर रागी कह रहे हैं या कुछ और? देखिए, मुझे लगता है कि आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, और हो सकता है कुछ भोले भाले आम नागरिकों में ये फियर है कि साहब जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी बन जाएगी। अगर आप थोड़े से वक्त लगाकर आंकड़ों को देखें, आप देखेंगे कि अगले 4-5 साल में जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड है, मुस्लिम पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट अधिक है लेकिन घट रहा है तेजी से, तो निश्चित रूप से कन्वर्जेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूं रमेश जी, अगर आप देखें कि हिंदू ग्रोथ रेट अगर कम है, उसका एक वजह यह है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ द गर्ल चाइल्ड, लड़कियों का जो मरने का दर है हिंदू परिवार में मुस्लिम परिवार की तुलना में अधिक है। इसका मतलब यह है कि जो जेंडर डिफरेंशिएशन है, बच्चों का कुपोषण 0 to 6 ईयर्स के बीच में, ये हिंदू परिवार में अधिक होता है। तो ये भी हमें सीखना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि इक्वालिटी हो, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म लॉ की बात कर रहे हैं। हिंदू परिवार में निश्चित रूप से फिटिसाइड अधिक है मुस्लिम परिवारों की तुलना में, और 0 to 6 एज ग्रुप में जो मेल न्यूट्रिशन है उसकी वजह से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, हिंदू परिवार में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को बहुत नीचे लाए हैं हम लोगों ने। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के तहत हमने कई प्रोग्राम्स बनाए, हमने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन शुरू किया, 108 स्कीम शुरू की। एक और बात फैबी जी, एक और प्रश्न यहां पर उठता है कि आप लोगों के, अगर समुदाय के लिहाज से सोचा जाए तो आप लोगों को भी सोचना होगा, बिकॉज जो चैलेंजेस आपके सामने हैं, आज प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम में तमाम फायदे आप लोगों को मिल रहे हैं, अगर प्राइमरी एजुकेशन से लेके, लेकिन आने वाले समय में कितना सस्टेन कर पाएंगे ये प्रोग्राम? तो आने वाले समय में आप लोगों को ही सोचना होगा कि साहब अगर दबाव पड़ेगा लैंड पे, फूड सिक्योरिटी पे या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसका नुकसान आप लोगों को भी बिल्कुल सही। तो रमेश जी ये बताइए कि ये जो सारे नुकसान हैं, ये हिंदू मुसलमान के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने से खत्म होंगे या घटाने से कम होंगे? नीरजा जी, अगर मान लीजिए ये जो ट्रेंड है 1.8% पर एनएम का पॉपुलेशन ग्रोथ का, अगर ये इसी तरह से चलता है तो आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो जो बहुत महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र के लिहाज से, वो 4:1 होगा। और इस लिहाज से अगर आप इसी तरह से ग्रो करते हैं तब आपको 7.2% अपनी राष्ट्रीय आय का निवेश करना होगा, जो अभी आप नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये ग्रोथ बढ़ती है तो साहब आपके लिए तो बहुत बड़ी चैलेंज हो जाएगी आने वाले समय में। इस बात पे क्यों नहीं कोई ध्यान दे रहा? देखिए, अब एक चीज तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये डिवाइड क्यों, ये विभाजन क्यों? वो और हम सब हमारे ही है ना, सब हिंदुस्तानी है ना। अगर वहाँ ज्यादा है ग्रोथ, मान लीजिए कम हो रही है लेकिन फिर भी हिंदुओं से ज्यादा है, तो वहाँ फैमिली प्लानिंग ज्यादा ले जाने की जरूरत है, वहाँ एफर्ट होना चाहिए। अगर आज ये सही है कि SC ST मुस्लिम लड़कियों की तादाद जो शिक्षित है दुनिया भर में सबसे बड़ा समूह है, अगर ये सत्य है जो है, तो क्या इससे हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए? अगर ये सच है कि लाखों बच्चे जो सिवियर मैलनरिश्ड हैं, एक डायरिया का वो होता है तो मर जाएंगे। प्रोफेसर रागी, अब आपसे एक और सवाल, अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि साहब ये आने वाले समय में राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा बन सकता है, तो आप इन राज्यों को कहते क्यों नहीं कि वो खुलकर सामने आए और जो राष्ट्रीय प्रोग्राम है, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति जो है, उस पर रोक लगा दी जाए? ऐसा है, आप जो सवाल कर रहे हैं वो बहुत बेतुका सवाल कर रहे हैं मुझसे। ये मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये राष्ट्रीय जो फैमिली प्लानिंग वगैरह है ये सब बंद कर दिया जाना चाहिए और जनसंख्या का जो है वो समुदाय के आधार पर कंपटीशन होना चाहिए, ये मैंने बिल्कुल ही नहीं कहा है। ये आपके सवाल हैं और ये आपके ये एक छोड़ा हुआ सगुफा है। मैंने साफ साफ ये कहा है कि इस समस्या के दो पक्ष हैं, एक आर्थिक पक्ष है, हमको उसको ध्यान में रख करके चलना चाहिए, लेकिन इसका एक दूसरा राजनीतिक पक्ष भी है, उसे भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं।
और मैंने इसी संदर्भ में ये बात कही थी कि मोहन भागवत जी का उसी संदर्भ में ये बयान भी आया था। रही बात जनसंख्या का जो विपरीत असर पड़ता है वो समाज पर पड़ता है, ये तो समझाने की उन्हें जरूरत पड़नी चाहिए जो 7-7 बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन 8-8 बच्चे पैदा करते हैं। रागी साहब ऐसा है, महिलाओं को क्यों नहीं समझाते? मैं खुद रोटरी से जुड़ी हुई हूँ जिन्होंने पूरी दुनिया में पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया। साल में हम लोग 4 बार शिविर लगाते हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं, सारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब जगह लगाते हैं। उससे मैं डायरेक्टली जुड़ी हुई हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि बांग्लादेश भी मुस्लिम। आपको मेरा अपना व्यक्तिगत मैं अपना भी व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश का मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है और ये फील्ड सर्वे का अनुभव है, ये फील्ड सर्वे का अनुभव है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। मैं कोई हवा में पढ़ करके नहीं, अखबार पढ़ करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं अखबार पढ़ करके नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा फील्ड सर्वे का हिस्सा है। देखिए रागी साहब, ऐसा है कि आपको जानकारी नहीं है इसका मतलब को लेकर के यूनिसेफ ने चलाया था, रोटरी ने नहीं चलाया था। जी नहीं, WHO ने चलाया था, जिसको रोटरी ने कोलैबोरेट किया था। और माफ कीजिएगा, यूनिसेफ ने चलाया था। ठीक है, लेकिन उसको चलाने वाले कौन लोग हैं? जमीन लेकिन आज तो पोलियो का कोई भी मामला सामने नहीं आया ना रागी साहब। 3 साल आप सही कह रहे हैं कि मुरादाबाद में ये प्रॉब्लम आई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में प्रॉब्लम आई थी। आज तो पोलियो मुक्त है ना भारत। आज 3 आज तो एक भी मामला सामने नहीं आया। 3 साल से प्रोफेसर कुड्डू, आप मुझे एक बात बताइए, क्या हमारी पॉलिसीज देश की अब धार्मिक आधार पर बननी चाहिए? क्योंकि जिस तरह का वातावरण बन रहा है आपको बनानी होगी। अभी भी ये विरोध होता है कि साहब माइनॉरिटीज को ज्यादा प्रोग्राम या ज्यादा पैसा क्यों दिया जाता है। आने वाले समय में ये अशांति फैलाने का कारण बनेगा। रमेश जी, आपने और नीरजा जी ने जो लाइन लिया उससे थोड़ा सा एक खतरा है। आपने ये कहा, पहले हम देख लेते हैं कि किन किन राज्यों में TFR जो है वो 2.1 से बहुत अधिक है, वहां पर हम केंद्रित करें। सरकार की भी एक कार्यक्रम है कि 110 जिले निकाल लिए जहां पर TFR बहुत अधिक है, वहां पर हम फैमिली प्लानिंग करते रहे। इसका मतलब यही हुआ, ये सारे जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम की आबादी अधिक है। आप कह रहे हैं फैमिली प्लानिंग जो है मुस्लिम के डिस्ट्रिक्ट में जाके थोड़ा सा कोर्शन के साथ में, थोड़ा इंसेंटिव के साथ में करना चाहिए। मैं समझता हूं हमारे अध्ययन नहीं, आपने नहीं कहा, मैं कहता हूं सरकार के कार्यक्रम यही होगा कि इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में जाइए। मैं समझता हूं कि इन्हीं जिलों में अगर आप देखें, शिक्षा का स्तर बहुत कम है, आमदनी बहुत कम है, वहां पे बेसिक बुनियादी सुविधाएं नहीं है। इन चीजों को अगर बढ़ाया जाएगा तभी तो TFR बढ़ा है। एग्जैक्टली, तो इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि हम फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम को इन्हीं जिलों पर केंद्रित करें। ये जो सरकार की नीति है उसकी निश्चित रूप से मैं आलोचना करता हूं। तिवारी साहब, मैं इससे पहले अपने युवा साथियों से कुछ सा सवाल लूं। आप आज जानते हैं कि लैंड साहब हमारी श्रिंक हो रही है। आप जानते हैं कि अगर फार्मर्स की बात की जाए, 81% फार्मर इस देश के, उनकी लैंड होल्डिंग्स 2 हेक्टेयर से भी कम है। आपको मैंने बताया कि ये अर्जुन सेन गुप्ता का आंकड़ा है कि 77% 20 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। रमेश जी, अभी जो हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, ये 60 से 65% से ज्यादा ये आपके आंकड़े समझ में आने, ये मैंने ज्यादा बताया था, 50% से कमी हो गई जिनको आपके आंकड़े समझ में आते होंगे। समझ में क्या आता है? कैराना बनना चाहते हैं क्या आप कश्मीर बनना चाहते हैं क्या? आप सीलमपुर बनना चाहते हैं क्या? आप वो मोहल्ले बनना चाहते हैं क्या जहां से हिंदू लगातार भगाया जा रहा है, वो बनना चाहते हैं क्या? जी, देखिए, ये देश सिर्फ हिंदुओं को नहीं बिलोंग करता, ये देश सबका है, सेकुलर देश। अगर हम इस सोच को कहेंगे कि सिर्फ हिंदुओं को बिलोंग करता तो ये देश फिर से टूट जाएगा। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे मित्र? आंकड़े क्यों समझ में नहीं आते? क्योंकि उनको शिक्षा दी ही नहीं जाती, उनकी दिमाग तो सिर्फ बच्चे पैदा करने तक ही रही जाती है। मैं जानना चाहता हूँ तिवारी जी से और रागी जी से कि जब इनको खतरा है मुसलमानों की जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या से, तो मुख्तार अब्बास नकवी से खतरा नहीं, नजमा अब्दुल्ला से खतरा नहीं? मैं विजय सर से एक बात पूछना चाह रही हूँ कि जब आप बोल रहे हैं कि हिंदुओं को मुस्लिम से खतरा है, लेकिन हमें खतरा फील नहीं होता। मैं यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुकूंगा और प्रोफेसर रागी, आपको एक और सवाल का जवाब मैं चाहूंगा। वो आपने डिबेट में कहा 2 पक्ष है, मैं आर्थिक पक्ष की बात करूंगा कि ये जो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जो पलायन बढ़ रहा है, जो हम धारावी क्रिएट कर रहे हैं, स्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि अगर आपके देश में TFR, IMR, MMR ये सब बड़ा होगा तो दुनिया में आपकी इमेज क्या रह जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल हम सब लोगों के लिए सोचने का है। और ये दौर है मेहमानों से सुझाव लेने का। प्रोफेसर रागी, पहला सुझाव मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, इसका समाधान धार्मिक आधार में बिल्कुल ही नहीं है।
यह एक सोशल अवेयरनेस, एजुकेशनल अवेयरनेस ये बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी ये जनसंख्या कम होगी। तिवारी साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए बेटा पैदा करने की चाह इस देश की जब अस्मिता पे सवाल उठा और जब रियो में मेडल के लिए तरस गए थे, आप बताइए मुझे साहब, उन बेटियों ने इस हिंदुस्तान का नाम गौरव किया है नहीं? फिर भी हम लोगों में बेटा पैदा करने की चाह है और ये भी पॉपुलेशन बढ़ने का एक बड़ा कारण है। बिल्कुल सही है। केवल इतना नहीं है, इस देश में 3 बहुत सफल मुख्यमंत्री भी महिलाएं हैं। इस देश की बहुत सफल प्रधानमंत्री भी महिला रही हैं। आज जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में देख रहे हैं, उसकी भी प्रधानमंत्री उस समय महिला थी। इसलिए भारत में अच्छा हुआ ये बेटियां हिंदू हैं, वरना इस पे भी एक क्लासिफिकेशन हो जाता है इस देश में। रमेश जी, प्रश्न जो ये है, जो हमारी बात है कि दुनिया भर में जो संविधान चलते हैं उसमें ये हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं चलता है, लेकिन भारत में जब इस प्रकार की बात कर आप अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। कभी आप केरला कहते हैं, कभी कश्मीर कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। आप कह रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम में बांटिए। अरे आप लोग बांटते हैं, बात करते हैं तो आप कैसे लोग इस देश को बांटने की साजिश करते हैं? जब समान नागरिक की बात होती है, प्रधानमंत्री की वास्तविक सोच को चुनौती दे रहे हैं। मौलाना ने इस सवाल के ऊपर ये कहा मुसलमान महिलाओं को नेता बनना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। इसके जवाब में लखनऊ के एक मौलाना ने कहा कि मुसलमान महिलाओं को नेता पैदा करना चाहिए, तब भी हम सड़क पर उतरे थे। आज इधर से ये बात आ रही, तब भी हम, देखिए ये मसला महिलाओं का है, हमें सानिया मिर्जा और सिंधु साक्षी बनना है। बिल्कुल, और तभी मैं बार बार कह रही हूँ कि वहाँ तक महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं को अपने शरीर पर अधिकार, ये सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। रागी जी ने जो एक बात कही, मुझे लगता है वो सही है कि मुस्लिम्स का 40% आबादी जो है वह शहरों में है। ये एक एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को देखें तो 10 या 15% उनके जो है वो शहरों में है। लेकिन अगर आप पिछले 2 दशकों को देखें तो आप देखेंगे कि माइग्रेशन ऑफ द मुस्लिम्स शहरों में घटता चला जा रहा है। हाउसिंग मार्केट का प्रॉब्लम है, लेबर मार्केट का प्रॉब्लम है, और मुस्लिम्स पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लोएस्ट है। इसका मतलब यह है शहरीकरण जो है वो मुस्लिम्स के खिलाफ जा रहा है। देखिए, मैं एक छोटा सा, आपने कहा ना सुझाव, एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगी। क्या विश्व हिंदू परिषद प्रेम मोहब्बत से मुस्लिम्स के साथ काम नहीं कर सकते ताकि कैराना कश्मीर आगे जाके नहीं हो? ये मेरा छोटा सा सुझाव है। हिंदुओं तक क्यों सीमित रख रहे हैं आप? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का अपने अपने विचार इंडिया बोले के इस मंच पे रखने के लिए। सरकार को तय करना है, और सरकार, यहाँ के राजनेताओं को, यहाँ की सरकारों को तय करना होगा कि जनसंख्या को लेकर उनकी नीति क्या होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।